गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोगों का क्लास होगा, इस क्लास में द लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये चैप्टर आज हम लोग समाप्त करेंगे। थोड़ी सी स्टोरी को हम शॉर्ट करेंगे। कल की जो हम लोग क्लास किए हुए थे, कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिटिल फ्रांस जो है क्लासरूम में पार्टिसिपल्स का रोल सुनाने वाला था। तब तक उसे सुनाने में दिक्कत आने लगती है तो उसे एम हैमेल समझाते हैं कि लिटिल फ्रांस तुम टेंशन मत लो, तुम नहीं सीख पाए हो फ्रेंच लैंग्वेज तो इसके जिम्मेवार हम सब हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे पढ़ाने के लिए। वो चाहते थे कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करो। और मेरी भी गलती है क्योंकि मैं भी जब कभी तुमको पढ़ना होता था तो तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था, या फिर मैं जब मछली पकड़ने जाता था तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। कहीं ना कहीं हम सब इसके जिम्मेवार हैं। तो ग्रामर भी पढ़ाया गया। ग्रामर पढ़ने के बाद अब कुछ राइटिंग करना था, कुछ आप लोगों को लिखना था। और उस दिन सब स्टूडेंट के लिए एम हैमेल क्या लाए थे? कॉपी लाए थे, नई नई कॉपियां लाए थे। उस कॉपी के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्जैक, फ्रांस अल्जैक। क्योंकि अल्जैक जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ाते थे, लिटिल फ्रांस जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था, और एम हैमेल जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते थे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था अल्जैक। क्योंकि अल्जैक और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है, तो अल्जैक लॉरेन में ही अल्जैक डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ा रहे थे एम हैमेल, इसीलिए उसमें लिखा हुआ था फ्रांस अल्जैक, फ्रांस अल्जैक, फ्रांस अल्जैक। ओके, आज की कहानी में हम लोग देखेंगे कि वो जो कॉपी मिल चुका था उसकी आगे क्या हुआ। लिखा हुआ है, देखेंगे। लिखा हुआ दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the school room hung from the rod at the top of our desk। बता रहा है कि जब वो कॉपी जिसमें अल्जैक फ्रांस लिखा हुआ था, जो कॉपी एम हैमेल लाए थे, जब वो कॉपी मिला सब स्टूडेंट को तो ऐसा लग रहा था कि पूरा क्लासरूम में कोई झंडा फ्लोट कर रहा है, कोई झंडा लहरा रहा है। और जैसे एक झंडे को रॉड के ऊपरी भाग में बांध देते हैं, लहराने लगता है, वैसे वो कॉपी सबके डेस्क में वैसे लहरा रहा था। लग रहा था कि कोई झंडा है जो पूरा क्लासरूम में तैर रहा है, मतलब लहरा रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the sketching of the pens over the paper। बता रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस समय क्लासरूम में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। जब कॉपी मिला सभी स्टूडेंट्स को तो उसके बाद लिखने की बारी थी, और उस क्रम में बिल्कुल शांति छाई हुई थी क्लासरूम में। वो बता रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस समय क्लासरूम में बिल्कुल शांति छाई हुई है और केवल एक ही चीज का आवाज आ रहा है, वो आवाज है एक पेन का पेपर में चलने का। जब एक पेन को पेपर में लिखो या फिर लाइन खींचो तो वो स्केच का आवाज करता है, वही आवाज केवल क्लासरूम में सुनाई दे रहा था। नेक्स्ट लिखा हुआ है, Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on sketching their fish hooks, as if that was French to on the roof. The pigeons could very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeon। बताता है कि इतनी ज्यादा वहां पर शांति छाई हुई थी कि जो दरवाजा खुला था सामने वाली गली से कुछ टुकड़े हवा में उड़ते हुए क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं, लेकिन उस क्लासरूम का सबसे छोटा बच्चा भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। मतलब सब के सब लोग डूब चुके थे लिखने में। ऐसा होता है जब भी हम लोग क्लासरूम में रहते हैं, अगर क्लासरूम का दरवाजा जो स्टूडेंट्स आगे वाली बेंच में बैठे होते हैं उसका
ध्यान हो सकता है रोड तरफ जाए और रोड में चलती हुई गाड़ी या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी जिसमें वो भटक जाता हो। तो उस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वो स्टूडेंट्स इतने डूब चुके थे लिखने में कि उस रूम में कुछ उड़ता हुआ प्रवेश किया, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एक छोटा सा बच्चा जो उस क्लासरूम का सबसे छोटा बच्चा था वो भी उस चीज को ध्यान नहीं देता है और बताता है कि उस क्लासरूम जो चल रहा था क्लास, उसके छत के ऊपर कबूतर गुटुरगु मतलब कबूतर कुछ आवाजें कर रहे थे, कबूतर की आवाज सुनाई दे रही थी। तो लिटिल फ्रांस सोचता है कि क्या जर्मन जब लैंग्वेज हम लोगों को सिखाया जाएगा तो ये कबूतर जो अभी गा रहे हैं इसे भी जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए सिखाया जाएगा। ये लिटिल फ्रांस अपने आप से क्वेश्चन करता है, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कबूतर को भी वो फ्रेंच लैंग्वेज में गाने के लिए सिखाएंगे। ये फ्रेंच जो है वो अपने आप से क्वेश्चन करता है, किसी से डिस्कस नहीं करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है whenever I looked up from my writing I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one things then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the one hopvine that he had planted himself twined about the window to the roof. बताता है कि जब लिटिल फ्रांस लिख रहा था और लिखने के क्रम में वो थोड़ी सी अपनी मुंडी को उठा करके देखता है तो एम हेमेल जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन मोशनलेस। मोशन मतलब क्या होता है? गति। लेस मतलब जिसमें गति ना हो। मोशनलेस ऐसा बैठे हुए थे जैसे पूरा स्थिर हो गए थे, पूरा एकदम स्थिर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इसके शरीर में जान नहीं है। और बताते हैं कि जब मैंने देखा कि वो मोशनलेस बैठे हुए और मोशनलेस बैठ करके क्लासरूम में हर एक चीजों को वो टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो जाने से पहले हर एक चीजों को वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्कूल में वो एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में वो 40 साल से पढ़ा रहे थे। कितने साल से पढ़ा रहे थे? 40 साल से पढ़ा रहे थे और वो हर एक चीजों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे। क्या क्या चीजें थी? तो उसका गार्डन में लगी हुई सारी चीजें, पौधे, पेड़, फूल, जितनी भी चीजें थी सभी चीजों को वो बहुत मिस कर रहा था। और बताता है कि हॉपवाइन का एक पौधा था जिसको उन्होंने वॉलनट का एक ट्री था जिसको उन्होंने खुद से लगाया था, वो अब लंबा हो चुका है। हॉपवाइन का लता था वो जो है एम हेमेल के द्वारा लगाया गया था, वो खिड़की से होते हुए छत तक चला गया था, यानी लंबा हो चुका था, खिड़की से होते हुए वो छत तक चला गया था, जिसको वो देख करके बहुत मिस कर रहा था। कौन? एम हेमेल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, जानेंगे हम लोग आगे की कहानी। बताता है कि उस क्लास में, उस स्कूल में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आया था। हुआ क्या था कि उसमें एक बेंच भी था, बेंच और डेस्क जितने भी थे वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए थे, क्योंकि उसमें लोग बैठते उठते छूते वो स्मूथ हो गया था। जो पौधे लगाए थे वो लंबा हो गया था, लता लंबा हो गई थी, ये सारी चीजें चेंजिंग आया था। लेकिन 40 साल में बहुत ज्यादा चेंजिंग एम हेमेल के लिए नहीं आई थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, how it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। बताता है कि एम हेमेल को ये सारी चीजें बहुत खल रही थी, उसके दिलों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उनको पता था कि मुझे ये सब चीजें छोड़ करके जानी पड़ेगी। इसलिए उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, और बहुत ज्यादा हर्ट इस चीज से भी हो रहा था कि उसकी जो सिस्टर है वो ऊपर वाले कमरे में सारे सामान को पैक कर रही हैं
और सामान को इधर से उधर जो लेके आ जा रही है, उससे जो है आवाजें हो रही है, और वो आवाज असहनीय है। किसके लिए? एम हैमिल के लिए। एम हैमिल उस आवाज को सुन करके सह नहीं सकता, असहनीय आवाज लगता है। किसको? एम हैमिल को। क्या चीज? उसकी सिस्टर जो है ऊपर वाली कमरे, जी मतलब जहां पर क्लास चल रहा था उसके ऊपर में एम हैमिल रहते थे, उसके साथ में उसकी सिस्टर रहती थी। इस चीज की जिक्र इस कहानी में अभी किया गया है, और वो चीज उसे बहुत ज्यादा असहनीय लग रहा था कि उसकी सिस्टर जो है इधर से उधर सामान को पैक कर रही थी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे ये देश एम हैमिल को छोड़ के जाना था, मतलब यहां से वो चले जाते। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ बट he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in history, and then he babbies chanted their ba be be bo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well remember it all that last lesson. बताता है कि अब जो है लिखने की बारी खत्म हो चुकी थी, अब हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना था। क्या था? हिस्ट्री पढ़ना था। लेकिन एम हैमिल के लिए ये जो पल था बहुत ही दुख की पल थी, मतलब असहनीय लग रहा था सारी चीजें। लेकिन एम हैमिल के पास इतना ज्यादा करेज था कि वो हर एक चैप्टर को लास्ट तक पढ़ाना चाहते थे। जनरली जब कोई आदमी मुसीबत में हो जाता है तो वो सोचता है यार आज भर की क्लास है, उसके बाद तो क्लास होने वाली है नहीं, तो क्या एक दिन में विद्वान बनेंगे, छोड़ो यार, टेंशन रहता है, नहीं पढ़ाते। बहुत सारे टीचर का ये है, होता है आदत। लेकिन एम हैमिल के पास इतना करेज था कि वो जानते थे कि आज के बाद हम इस स्कूल में, इस देश में पढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हर एक चैप्टर को लास्ट तक पढ़ाने का हिम्मत रखते थे। और जब हिस्ट्री की बात आई तो कुछ बच्चे जो है कुछ लाइनें रटने लगे, बा बे बी बू बो करके। बा बे बी बू बो जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ लेटर है जिसको वहां के स्टूडेंट्स रट रहे थे। और जो बुड्ढा हौसर बैठा हुआ था प्राइमरी बुक लेकर के, याद करो हम पीछे बताए हुए थे, वो बुक को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, चश्मा को पहन लेता है और लाइन को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, और बताता है कि आप देख सकते हैं कि जब वो लाइन को पढ़ रहा है तो उसके जो आवाज है वो कांप रहे हैं इमोशन से। जब कोई आदमी पढ़ता है कोई चीज, अंदर से बहुत ज्यादा भावुक रहता है, इमोशन रहता है, तो उसकी आवाजें थोड़ी अजीब निकलती है। हम लोगों को जो बचपन में मार पड़ती थी और मार पड़ने के बाद पढ़ाया जाता था किसी चीज को, तो आवाज थोड़ी सी अलग निकलती थी। कैसे निकलती थी आप लोग खुद से निकाल के देख सकते हैं। तो वो बताता है कि जब भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इमोशन से उसका आवाज जो है वो कांप रहा था, और उसकी आवाजें एकदम अजीब लग रहा था, और ऐसा सुनने में आ रहा था जैसे हम लोगों को हंसी आ रही थी, फनी टाइप का लग रहा था। हम सब चाहते थे कि हंसे, और एक तरफ से रोना भी आता था। एक तरफ से हंसना भी आ रहा है और दूसरी तरफ रोना भी आ रहा था। ये लिटिल फ्रांस बता रहा है कि जब बुड्ढा हौसर का आवाज हम लोग सुने तो हम लोगों को हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। अब बताता है लास्ट में लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है, वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। बोलता है वाह, कि लिटिल फ्रांस बता रहा है कि वाह कितनी अच्छी तरह से मुझे वो लास्ट लेसन याद है, क्योंकि उस दिन लास्ट लेसन के दिन जो भी कुछ घटना हो रही थी, लिटिल फ्रांस को सारी बातें अभी तक अच्छी तरीके से याद थी, क्योंकि वही हमको स्टोरी बता रहा है। और इसमें नरेटर कौन है? इस कहानी में नरेटर कौन है? Who is narrator of this story, the last lesson? Little Franz. Remember it, okay? Next, लिखा हुआ है, आगे की कहानी जो लिखी हुई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूं शुरू में ही कि आज की कहानी जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है, तो आप लोग इसको गहराई से समझिए। नेक्स्ट लिखा हुआ कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12,
बताता है कि उसके स्कूल के सामने वाली चर्च की घड़ी पर 12 बज चुकी थी, यानी कि जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते थे, लिटिल फ्रांस लोग और एमएमएल पढ़ाते थे, उस स्कूल के सामने एक चर्च थी, जिस चर्च में लगी हुई घड़ी पर 12 बज चुके थे। एंड लिखा हुआ है, देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पल्स ऑफ द पर्सियंस returning from drill sounded under our windows. MML stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. बताता है कि उस घड़ी में 12 बज चुके थे और जो चर्च के पुजारी थे वो पूजा पाठ शुरू कर चुके थे, लेकिन उसी बीच में प्रशिया के सोल्जर वापस आ रहे थे। कहाँ से? शुरू में याद करो, जब लिटिल फ्रांस स्कूल आ रहा था तो वो क्या क्या देखा था? The day was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. The Prussian soldier were drilling. In the open field, the Prussian soldier were drilling back of the sawmill. यानी जो खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रशिया के सोल्जर परेड कर रहे थे, वहां से वो वापस आ रहे थे और ठीक 12 बजा और वो एमएमएल के स्कूल की खिड़की के पास ड्रम बजाने लगे, नगाड़ा बजाने लगे, क्योंकि वो इस चीज को इंडिकेट कर रहे थे कि अब जो है आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है, अब आप लोग ये स्कूल छोड़ सकते हैं। ये नगाड़ा बजाना प्रशिया के सोल्जर के लिए एक इंडिकेट करना था एमएमएल के स्कूल के सामने, राइट। बताता है कि जो हमारे टीचर एमएमएल में वो पीला पड़ गए ये सब चीज सुन करके और अपने चेयर के ऊपर खड़े हो गए। बताता है लिटिल फ्रांस की जब वो चेयर के ऊपर खड़े हुए तो इतने लंबे लग रहे थे कि इससे पहले कभी मैंने अपने टीचर को इतना लंबा मास्टर नहीं देखा था। ऐसा कौन बोल रहा है? एमएमएल सॉरी लिटिल फ्रांस बोल रहा है। लिखा हुआ माय फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, अब वो अपने स्टूडेंट्स को दोस्त बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, वो कुछ कहना चाहता था मैं, लेकिन उसे कोई चीज उसकी गला को रोंद रही थी। कोई उसको गला को लगता था कि अंदर से रोंद रहा था, रोक रहा था, कुछ कहना चाह रहे थे वो। लिखा हुआ है कि वो जो है अपने बोल रहे मेरे दोस्तों, और उसको लगता था कि मैं कुछ बोलूं, एमएमएल को लगता था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन उसके अंदर से गला जो है साथ नहीं दे रही थी कुछ बोलने के लिए। लिखा हुआ ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। और आगे लिखा हुआ देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could live la France। और वो कुछ कह ना सका तो क्या किया, एक चौक का टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गया और जितना बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिखा लाइव ला फ्रांस। लाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, यानी कि लास्ट क्षण में वो अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहा है, देशभक्ति दिखा रहे थे। कौन? एमएमएल। तो ब्लैक बोर्ड में क्या लिखते हैं? लाइव ला फ्रांस। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा वो इस चीज को लिखते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। बताता है कि वो जो है लिखने के बाद लाइव ला फ्रांस लिखे, यानी कि लाइव ला फ्रांस का हिंदी मीनिंग होता है फ्रांस अमर रहे। तो वो जो इस चीज को लिख दिए उसके बाद से वो मुझे कुछ भी ना कह सके, उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि कुछ वो बोल सकते थे एमएमएल। वो अपने माथे को दीवार से ऐसे दीवार के सहारे अटका देते हैं और हाथों से इशारा कर देते हैं कि आप लोग जा सकते हैं, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की द लास्ट लेसन चैप्टर भी खत्म होती है। नेक्स्ट डे हम समरी बताएंगे, समरी यानी कि शॉर्ट स्टोरी टाइप में बताएंगे, समरी लिखवाएंगे और उसको एक एक लाइन हिंदी बताएंगे। उससे पहले इस स्टोरी में जितनी भी वर्ड डिफिकल्ट लग रहे होंगे आप लोगों को, और मुझे लगेगा कि ये वर्ड आपको जाननी चाहिए, सारी वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें और कंप्लीट करें। थैंक यू।